राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ राधा कृष्णा एकेडमी के इस बेहतरीन मंच पर आपका। और हमारा सेशन हिंदी का जो चल रहा है वो चल रहा है अभी संधि का सेशन। हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है व्यंजन संधि। तो शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि जिस तरह हमने कुछ नियम पढ़े थे भाई स्वर संधि के। स्वर संधि के हमने 5 भाग पढ़े थे, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, ठीक है। उसी प्रकार से ये व्यंजन संधि रहने वाली होगी। व्यंजन संधि में ना तो प्रॉपर कह सकते हैं कि 5 भाग हैं, 6 भाग हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, बस उन नियमों को ध्यान रखना होता है हमें, ठीक है। स्वर संधि में तो हमें पता था भाई 5 तरह की संधि होती है, ठीक है। व्यंजन संधि में के कुछ नियम जो होते हैं उनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट नियम ही पढ़ के चलेंगे, सारे नियम इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो पहला नियम लिखिएगा, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला नियम जो है व्यंजन संधि का वो क्या कहता है। व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदलेगा। नियम कहता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदलेगा। पहले तो आप ये समझिए वर्ग क्या होता है। मैंने वर्ण व्यवस्था जब आप लोगों को समझाई थी, वर्णों के बारे में पढ़ाया था, तो वहां मैंने व्यंजन बताए थे आपको, वर्गीय व्यंजन जो 25 होते थे। एक वर्ग में 5 वर्ण थे, उनको वर्ग कहा है। उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ थोड़ा सा, जैसे कवर्ग था, कवर्ग में पहला व्यंजन था क, फिर ख, ग, घ और पांचवा व्यंजन होता है अंग। ये एक वर्ग है, 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में हमारे पास 5 वर्ण होते हैं। अब इस नियम को समझो। नियम कहता है प्रत्येक वर्ग का मतलब पांचों के पांचों वर्ग की बात कर रहा है कि जो प्रत्येक वर्ग है उसका तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है। अब इसका तीसरा वर्ण कौन सा है भाई, ग, और पांचवा वर्ण कौन सा है, अंग। ये जो ग और अंग हैं, ये दोनों के दोनों किस में बदल जाएंगे, क में बदल जाएंगे, क्योंकि इस वर्ग का पहला वर्ण क्या है भाई, क है, ठीक है। ऐसा हर वर्ग के साथ होगा। कवर्ग के बाद चवर्ग आएगा, च, छ, ज, झ, य। इसमें तीसरा वर्ण क्या है, ज, पांचवा वर्ण क्या है, अय। ये दोनों के दोनों फिर किस में चेंज हो जाएंगे, च में चेंज हो जाएंगे। ऐसा 5 के 5 वर्गों के साथ होगा। उदाहरण से तो बेहतरीन समझेंगे आप। उदाहरण देखिए इसका उदाहरण है, शब्द है वागीश, शब्द है एक वागीश, एक शब्द है वागीश, दूसरा शब्द है वागजाल, तीसरा शब्द है वांग्मय, ठीक है। पहले इनको समझे, फिर बाकी उदाहरण दूंगी मैं आपको। वागीश शब्द को ध्यान से समझे। वागीश शब्द में संधि यहां पर हो रखी है, ये है ग, ठीक है। वागजाल में शब्द आया, वर्ण आया ग, वांग्मय में वर्ण आता है अंग। अब आप समझे, ये जो ग वर्ण है ये किस वर्ग का कौन सा वर्ण है।
जो ग है वो कवर्ग का तीसरा वर्ण है। और नियम क्या कहता है, कहीं पर भी किसी भी वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण अगर आ जाता है तो बदलेगा किसमें, वो अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदलेगा। अब ये जो ग है कवर्ग का तीसरा है, तो कवर्ग का पहला वर्ण इसको चेंज हो जाएगा, मतलब ग को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। जब इस ग को क होगा तो क पूरा नहीं होगा, आधा होगा। क्यों? क्योंकि वागीश शब्द का विच्छेद करो पहले, अभी संधि नहीं कर रहे हैं, खाली विच्छेद बता रही हूं। वागीश का जब मैं विच्छेद करूंगी तो वाग शब्द आएगा हलंत, और प्लस में ईश शब्द आएगा, क्योंकि इस ग में बड़ी ई की मात्रा जुड़ी हुई है। तो व्यंजन में जब स्वर जुड़ता है और जब अलग होता है ना उससे, तो व्यंजन को हलंत करके जाता है वो, ठीक है। अब संधि का नियम लागू होगा। प्लस से पहले ये जो चीजें हैं ये प्लस से पहले की हैं, समझ रहे हो। प्लस से पहले अगर ग यानी कि तीसरा और पांचवा वर्ण आपको दिखे तो आपको क्या कर देना है, उसी वर्ग का पहला कर देना है वहां। तो ग को क्या करेंगे, अब करेंगे क। तो इसका जो शुद्ध विच्छेद बनेगा वो बनेगा वाक प्लस ईश शब्द। आपको जो संधि दी जाएगी ना एग्जाम में, उसमें जब ऑप्शन मिलेंगे ना आपको, तो ऑप्शन में जो अशुद्धता दी जाती है एग्जामिनर के द्वारा, वो क को हलंत ना दे, क को पूरा दे दे और प्लस में ईश शब्द ही दे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि व्यंजन संधि में जो भी व्यंजन हो रखा है वो हलंत होगा, क्योंकि यहां से पहचान करनी पड़ेगी व्यंजन के साथ मात्रा अगर जुड़ी हुई है तो जब विच्छेद करेंगे तो जो व्यंजन होगा वो हलंत आएगा। इस बात का बस ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। दूसरा हमारे पास उदाहरण है वाग्जाल। वाग्जाल में आप देख रहे हैं ग आया है और ग कवर्ग का तीसरा है। तो जब कवर्ग का तीसरा है तो अपने ही वर्ग का पहला हो जाएगा इसको। और आप देख पा रहे होंगे जो ग है ना यहाँ, ये ग यहाँ पर हलंत ही दिखा रखा है, एक तरह से आधा ही दिखा रखा है, ठीक है। तो वाग में ग जो है ये आधा है, वागजाल। तो जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वाकजाल। वाक में क कैसा रहेगा, फिर से हलंत रहेगा। हलंत है, हलंत की जगह पर ही तो आधा ग आया है। वाक प्लस में शब्द रहेगा जाल शब्द, ये इसका संधि विच्छेद होगा। आपको ध्यान किस चीज का रखना है, हलंत का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जो मिस्टेक करवाएगा ना एग्जामिनर वो यहाँ करवाएगा, हलंत की जगह ना इसको पूरा देगा व्यंजन को, ठीक है। आगे शब्द है वांग में, ये हलंत है, ये मैंने हलंत लगा रखा है यहाँ वांग में, ठीक है, ये हलंत है वांग में। अब अंग वर्ग का पांचवा है और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले में बदल जाएगा, तो इसका विच्छेद क्या बनेगा, वाक वर्ग का है ना, क्योंकि वाक का हलंत ही आएगा। पता ही चल रहा है अंग क्या है, आधा दे रखा है, हलंत वाला दे रखा है। तो वाक जमा में मय शब्द, ठीक है। इनको आप नोट डाउन करो, फिर इसके और उदाहरण करेंगे अभी। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके 3-4 उदाहरण और देख लेते हैं। शब्द है षडानन, जगन्नाथ, षडासन, षडासन। अब ये शब्द है षडानन। षडानन में मैं पहले टवर्ग लिख देती हूँ, क्योंकि टवर्ग के ही हैं ये। टवर्ग में क्या क्या आता है, टवर्ग में आता है भाई ट, ठ, ड, ढ, न, ये टवर्ग है। तो जहां पर भी हमें ड दिखे या न दिखे, ये दोनों के दोनों किस में बदलेंगे, ये बदलेंगे भाई ट में बदलेंगे। ड और न किस में बदलेंगे, ट में बदलेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ, ड दिख रहा है षडानन,
षडानन में जो ड है, ये ड बनने से पहले फिर क्या है, ट है, तो इसका विच्छेद करेंगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, संधि का नियम नहीं लगा रही हूँ, खाली इस शब्द को अलग कर रही हूँ, स्वर को अलग, व्यंजन को अलग कर रही हूँ बीचों बीच। तो षडानन में से अगर ड में से आ हटा दूं मैं, तो ड कैसा बच जाएगा हमारे पास, ये जो ड बच जाएगा ये बच जाएगा हलंत। क्यों, क्योंकि आ मैंने हटा दिया है, व्यंजन में से स्वर मैंने अलग कर दिया है। षड शब्द, जमा में शब्द क्या है, आनन। शुरुआत में संधि का नियम नहीं पता लगता तो आप क्या करें, शब्द को विच्छेद कर दें, अलग अलग कर दें शब्द को। अब आपको बड़ी आसानी से पहचान हो जाएगी इसकी। ये जो ड है ये टवर्ग का तीसरा वर्ण है, और तीसरे वर्ण को बदले किसमें, पहले वर्ण में। तो जैसा ड उसकी जगह वैसा ही ट। अब ड कैसा है, ड हलंत है, तो उसकी जगह जो ट होगा वो भी कैसा होगा, हलंत होगा। तो सही विच्छेद बनेगा इसका षट जमा में आनन। जब आपको एग्जाम में ऑप्शन मिले तो ये ऑप्शन टिक करना है, ये मत कर देना। ये मैं खाली इसलिए बता रही हूँ, बिगिनर्स हो, शुरुआत में हो, तो क्या करो, शब्द को विच्छेद करके समझो। डायरेक्ट आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप फंसेंगे उसको विच्छेदित करने में। तो क्या करें, पहले इसको शब्द को ही अलग अलग करें, फिर संधि का नियम अप्लाई करें उस पर, ठीक है। अगला शब्द है जगन्नाथ। जगन्नाथ में ये जो न है ये कौन से वर्ग, ट ठ ड ढ अणा होगा, सॉरी यहाँ ये गलती से मैंने ना ट ठ ड ढ अणा है, ये अणा ये गलती से लिख दिया मैंने, ट ठ ड ढ अणा, क्योंकि न तो तवर्ग का होता है। तवर्ग भी मैं साथ ही में लिख देती हूँ यहाँ, त थ द ध न, ये तवर्ग है। अब तवर्ग में तीसरा वर्ण क्या है, द है, ठीक है। पांचवा वर्ण क्या है, न है। तो जहां पर भी आपको न दिखे या द दिखे, इन दोनों की जगह फिर क्या है, त हो जाएगा, पहला वर्ग हो जाएगा, पहला वर्ण अपने वर्ग का हो जाता है। तो जगन्नाथ में आप क्या करेंगे, जगत प्लस में नाथ, जगत प्लस में नाथ शब्द करेंगे। अगला शब्द देखो, षडासन। षडासन में भी क्या आया, शब्द षडासन में क्या आया भाई, हमारे पास ड आया। अब ड किसका है, टवर्ग का। टवर्ग का कौन सा वर्ण है भाई, ड है तीसरा, और तीसरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले में। तो षडासन में क्या विच्छेद करेंगे आप इसका, षट प्लस में शब्द रहेगा आसन, षट जमा में शब्द रहेगा आसन। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है, कौन सा, कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। आप इसको लिखें, फिर अगले नियम पे बढ़ेंगे। ये जन्नाथ लिखा है, ये सही कर लो भाई, ये जगन्नाथ है, दोबारा लिख देती हूं मैं शब्द, ये जगन्नाथ है, जगन्नाथ, जन्नाथ लिखा गया, वो जगन्नाथ शब्द है, तभी तो विच्छेद बनेगा सही, जगत प्लस में नाथ। ये जो त है ना आधा, ये आधा त आधे न में बदला हुआ है, ठीक है। वो जन्नाथ लिखा गया था, उसको सही कर लेना, जगन्नाथ है ये, ठीक है। लिख लिया होगा भैया आपने, ठीक है। अगले नियम पे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, दूसरा नियम कहता है भाई, किसी भी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद
यदि छ वर्ण आए, यदि छ, छतरी वाला जो छ होता है ना, छ वर्ण आए, किसी भी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए तो स्वर और छ के बीच, छ के बीच आधे च का, आधे च का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। नियम क्या कह रहा है, नियम को समझे। कोई भी स्वर है, स्वर 11 है, ठीक है, कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो स्वर और छ वर्ण के बीच में आधे च का आगम हो जाता है। अब पहले तो इस आगम शब्द को समझाती हूँ। ये आगम क्या होता है? दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है आगम और एक शब्द होता है आदेश। इन दोनों ही शब्दों का जो प्रयोग है वो संधि में देखने को मिलता है। हमने स्वर संधि की थी पिछले अपने सेशन में, ठीक है। वहां जैसे हमने यण संधि की, यण संधि के नियम से समझाती हूँ। यण संधि में हमने किया था कि ई के स्थान पर य आदेश हो जाता था। मतलब आदेश किसे कहते हैं भाई? आदेश वो होता है जिस एक वर्ण की जगह पर आदेश होगा ना, वो वर्ण तो कंप्लीटली गायब हो जाएगा वहां से, उसे आदेश कहते हैं। जैसे ई की जगह पर यण संधि में हमें क्या करना होता है? यह करना होता है। तो ई को क्या करना होता है? वहां से हटाना होता है। जब किसी वर्ण को पूरी तरह से हटा के दूसरा वर्ण उसकी जगह पे आ जाता है ना, उसको तो बोला जाता है आदेश। लेकिन यहाँ इस नियम में क्या शब्द आया है? इस नियम में शब्द आया है आगम। आगम में क्या होगा? इसमें कहा है कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो 11 में से, सामने से क्या हो? शब्द छ हो, तो उनके बीच में आधे च का आगम हो जाएगा। तो ये आगम होना क्या होता है? बीच में आके बैठ जाता है कोई वर्ण, अपने आजू बाजू वाले वर्णों को बिल्कुल नहीं हिलाता वो। जबकि आदेश में क्या था? जो आने वाला था ना, वो पहले वाले को पूरी तरह से हटाता था। तो इन शब्दों के बारे में भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण बताते हैं आपको। उदाहरण है इसके, जैसे शब्द है विच्छेद, शब्द है, एक शब्द है भाई विच्छेद। दूसरा हमारे पास शब्द है परिच्छेद, परिच्छेद। इसको मैं मिटा रही हूं यहां से, यहां उदाहरण लिखूंगी। विच्छेद शब्द है, परिच्छेद शब्द है। तीसरा है वृक्ष छाया, वृक्ष छाया भी इसी का उदाहरण है, वृक्ष छाया। एक और उदाहरण है इसका पितृच्छाया, पितृच्छाया। अब समझें इन उदाहरणों को। विच्छेद शब्द है, विच्छेद शब्द में आपको आधा च नजर आ रहा है, ठीक है। परिच्छेद में भी क्या है? आधा च दिख रहा है आपको। वृक्ष छाया में भी क्या है? आधा च है। पितृच्छाया में भी क्या है? आधा च है। जब भी आपको आधा च दिखे और उसके एकदम बाद आपको क्या दिख रहा है? छ दिख रहा है। आधे च के एकदम बाद क्या है? छ है। तो आप समझ जाना कि यही वाला नियम वहां व्यंजन संधि का लागू हो रहा है। तो आपको जो विच्छेद करना है, मतलब अलग अलग करना है ना इन शब्दों को, तो कैसे करना है? ये च का आगम तो तब हुआ जब संधि हो गई,
लिखा है ना नियम में, जब संधि करेंगे तो च का आगम करेंगे, और जब संधि नहीं थी मतलब अलग अलग थे तब च नहीं आएगा उनके बीच में। तो संधि कुछ इस तरह से विच्छेदित होगी इनकी, वी जमा में शब्द रहेगा छेद। जब ये व में ई स्वर है, इसको सामने से छ दिखा, तभी तो बाद में बीच में च का आगम हुआ। तो आपको अगर विच्छेद शब्द एग्जाम में दिया जाएगा ना, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो एक ऑप्शन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, वी प्लस आधा च छेद विच्छेद। तो वहां आपको नहीं जाना है। आप ध्यान रखना, जब संधि बन जाती है ना तब च का आगम होता है, संधि बनने से पहले च नहीं आता, संधि बनने के बाद आएगा च उसमें, ठीक है। परिच्छेद को कैसे, परिच्छेद में भी च का आगम कब हुआ, जब संधि हो गई। जब संधि नहीं हुई थी तब शब्द कैसे था, तब शब्द था परि जमा में छेद शब्द। परि में र का ई एक स्वर है, स्वर को अपने सामने छ दिखा, तभी तो ये प्लस का निशान हटा, ये संधि का निशान हटा, और क्या आ गया, आधा च का आगम हो गया। ऐसे ही वृक्ष छाया है, वृक्ष छाया में जो विच्छेद होगा ना संधि का, वो होगा वृक्ष जमा में शब्द रहेगा हमारे पास छाया, छाया भी मिलेगा ऑप्शन में। फिर पितृछाया, पितृछाया का भी कैसे बनेगा, पितृ शब्द को अलग करेंगे और छाया शब्द को अलग करेंगे। पितृ में त के जो पैरों में ये री है, ये स्वर है, स्वर के सामने से क्या दिखा, छ दिखा, इसीलिए आगम किसका हो जाएगा, च का हो जाएगा। आप इन नियमों को लिखें, उदाहरणों को लिखें, फिर अगले नियम पे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। तीसरे नियम पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, दिख रहा है इधर, यहां लिख देती हूं मैं, दिख रहा होगा आपको। तीसरा नियम, तीसरा नियम कहता है, यदि म वर्ण के बाद, यदि म वर्ण के बाद अंतःस्थ, अब ये अंतःस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं, वर्णों में बताया था मैंने, य र ल व। यदि म वर्ण के बाद अंतःस्थ हो या ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन कौन से, ये भी 4 हैं, श श स ह आए तो म को अनुस्वार हो जाता है, म को अनुस्वार हो जाता है। ये नियम कहता है भाई, यदि म वर्ण आए और म वर्ण के बाद इन 8 व्यंजनों में से कोई आए, किन किन में से, य र ल व या श श स ह आ जाए म के बाद, तो ये जो म है ये खुद को चेंज किस में कर लेगा, अनुस्वार में। अनुस्वार होता है एक बिंदी, ठीक है। उदाहरण है इसके, जैसे संहार शब्द है, और उदाहरण है इसका जैसे संसार, संहार शब्द है, संसार शब्द है, अन्य भी उदाहरण है, पहले इनको समझिए थोड़ा। ये जो बिंदी दिखाई दे रही है आपको, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि नियम जो है ये तीसरा नियम लागू हो रहा है यहाँ पर शब्द में। इसकी पहचान ये है भाई, कहीं भी आपको ये बिंदी दिखाई दे, ठीक है, और इस बिंदी के एकदम बाद आपको इन 8 वर्णों में से कोई दिख जाए, किन किन में से, य र ल व या श श स ह, तो आप समझ जाना ये जो बिंदी है ना,
ये बिंदी बनने से पहले, अनुस्वार बनने से पहले क्या था? म था। कब? जब तक संधि नहीं हुई थी। तो जब संधि नहीं होती तो शब्द के बीच में प्लस का यानी कि जमा का निशान आया होता है। तो ये बिंदी तो संधि होने के बाद बनी है। किसको बनी है? म को बनी है। तो इसको म में कन्वर्ट करके लिखेंगे कैसे? सम शब्द था ये, और साथ में क्या था शब्द? हार। अब ये नियम यहां लागू हो रहा है। म वर्ण के बाद यदि यर लव या शश सह हो तो म खुद को अनुस्वार में परिवर्तित कर लेता है। पहचान सीधी सी है, जहां भी आपको ये अनुस्वार लगा दिखे और अनुस्वार के बाद में इन 8 वर्णों में से कोई मिले तो उसका विच्छेद आपको ऐसे म के रूप में करना है। अब संसार में भी क्या करेंगे? शब्द पहले कैसा रहा होगा? ये सम रहा था, ये उपसर्ग, और प्लस में क्या शब्द था इसके? सार शब्द था। ठीक है, तो इस नियम को आप नोट डाउन करें, फिर अगले नियम की तरफ बढ़ जाएंगे हम। लिख लिया होगा आपने। चौथे नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, चौथा नियम क्या कहता है भाई व्यंजन संधि का? लिखेंगे यदि त के बाद, यदि त के बाद च ज ल वर्ण हो, यदि त के बाद च ज ल वर्ण हो तो इनका द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब होता है डबल होना। तो इनका द्वित्व हो जाता है। इस द्वित्व को थोड़ा सा ना शॉर्ट में समझ लो कैसे। देखो, यदि त वर्ण आ गया और त को अपने सामने से क्या दिख जाए? च वर्ण दिख जाए, तो ये जो त है ना, ये क्या बन जाएगा? च ही बन जाएगा। और क्योंकि ये त आधा है इसीलिए कन्वर्ट भी किस में हो जाएगा? आधे च में। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और डबलिंग हो जाएगी, मतलब द्वित्व हो जाएगा। ऐसे शब्द के बीचों बीच दिखेगा आपको, डबल च बन के ये। ठीक है, फिर च के साथ हमने समझ लिया इसको। अब समझते हैं ज के साथ। यदि आपको ऐसे त वर्ण दिखे ना और उसके सामने का जो शब्द है वो क्या हो? ज हो, तो अब डबलिंग होगी, द्वित्व होगा किसमें? ज में। मतलब ये जो त है खुद को बदल लेगा, किसमें? ज में बदलेगा। और क्योंकि ये हलंत है तो बदलने के बाद भी हलंत रहेगा। अब आधा ज और पूरा ज, तो कुछ शब्द के बीचों बीच ना ऐसे दिखाई देगा, डबल ज दिखाई देगा। ठीक है, अब ल के साथ समझते हैं इसको। यदि त है और त के सामने क्या है? ल वर्ण है, तो अब ल को द्वित्व होगा। क्यों? क्योंकि त अपने आप को बदल लेगा, किसमें? सामने वाले ल में। और हलंत है तो हलंत ही रहेगा, आधा ल पूरा ल। तो शब्द के बीच में ना आपको डबल ल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे शब्द होता है एक तल्लीन। तल्लीन, देखो सबसे बेहतरीन इसकी पहचान ये है कि आपको कहीं भी डबल ज, डबल च, डबल ल दिखाई देना तो वो इसी नियम से हो रहे होते हैं। ठीक है, अब तल्लीन शब्द है, यहां द्वित्व किसका हुआ? ल का। अब आपको इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ये जो द्वित्व होता है ये होता कौन से वर्ण को है? त को ही होगा। ठीक है, तो ये ल जो आधा दिखाई दे रहा है, ये ल बनने से पहले क्या था? त था। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद कर देंगे, तो तत् हलंत ही करेंगे क्योंकि आधा ल है इधर, और जमा में लीन शब्द। इस त को अपने सामने से ल दिखा
तो इस त ने खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया, ल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये लिख लें, फिर मैं उदाहरण 2-4 और लिखूंगी इसके यहाँ। आगे लिखते हैं उच्चारण, उच्चारण, उल्लेख, उल्लेख और एक शब्द होता है सच्चरित्र, सच्चरित्र। अब यहां आपको द्वित्व दिखाई दिया किसका, च का, यहां द्वित्व किसका, ल का, यहां फिर से द्वित्व किसका, च का। तो जब आपको च ज ल द्वित्व में दिखाई दें तो इतना समझ लेना जो आधा रूप है ना इनका, ये पहले त था कैसा, हलंत। तो इसका विच्छेद कैसे कर देंगे हम, उत जमा में शब्द रहेगा चारण। हलंत पर फोकस करना एग्जाम में, ठीक है। उत प्लस चारण, उल्लेख का कैसे विच्छेद हुआ होगा फिर, उत प्लस में लेख शब्द, और सच्चरित्र में सत प्लस में चरित्र शब्द। ठीक है, तो ये तीसरा नियम था। अब इसको आप नोट डाउन करें, चौथे नियम को करते हैं फिर। लिख लिया होगा आपने, अब चौथे नियम को करते हैं। ठीक है, चौथा नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का, यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद दंत्य स आए, ये जो सिंपल सा पेरे वाला स होता है इसको दंत्य स बोलते हैं। यदि किसी स्वर के बाद दंत्य स आए तो ये स श में बदल जाता है। श में कौन से, मूर्धन्य श। इस श को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य श। यदि किसी स्वर के बाद दंत्य स आए तो ये जो स है ना दंत्य, ये खुद को मूर्धन्य श में बदल लेता है, बदल लेता है। कैसे, इसका उदाहरण है शब्द, एक शब्द है विषम और एक शब्द है विषाद। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है स्वर के बाद स आना चाहिए दंत्य। तो जब विच्छेद करते हैं ना, नियम को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसका विच्छेद कैसे करूं, ऐसे मत कर देना आप विष जमा में सम शब्द कर दिया या विष जमा में म शब्द कर दिया, फिर तो ये नियम कहीं लागू ही नहीं हुआ। नियम तो क्या कहता है, स्वर हो प्लस से पहले और प्लस के बाद स हो, तब जाके जो स है श में बदलेगा। मतलब ये नियम ध्यान रखना है आपको। तो स्वर और स को अलग अलग तो करना पड़ेगा ना, तो शब्द जो है वी अलग रख के जमा में सम शब्द को अलग रखना पड़ेगा, ताकि प्लस से पहले ये जो ई है स्वर, इस स्वर को अपने सामने ये दंत्य स दिखे, तब यहाँ संधि का विच्छेद अब संधि में परिवर्तित हो, नियम लागू हो, तो इस स को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, अब श में। तो अब प्लस का निशान हट जाएगा बीच में से, वी श और म, ऐसे ये शब्द पूरा का पूरा तैयार होगा। इस बात का ध्यान रखना, वहां ऐसा ना हो, देखो ये भी मिलेगा आपको विच्छेद,
विष जमा में म। अब दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है ये भी कि शायद यही विच्छेद हो, लेकिन फिर नियम जिन बच्चों को पता है ना वो गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इतना ध्यान रखना भाई, नियम तो ये कहता है प्लस से पहले स्वर हो और प्लस के बाद स हो। अब प्लस से पहले यहाँ कौन सा स्वर दिख रहा है और प्लस के बाद कौन सा? चलो श में अ तो दिख रहा है, लेकिन प्लस के बाद स भी तो नहीं दिख रहा, तो नियम तो फिर नहीं लग रहा है यहाँ। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब शब्द है हमारा अगला विषाद। अब विषाद का विच्छेद कैसे करेंगे मुझे कमेंट में बताया करो आप। मेरे विच्छेद करने से पहले ही लिख दिया करो कमेंट में कि क्या बन रहा होगा इसका विच्छेद। वी प्लस में शब्द रहेगा साध। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नियम है। दो चार उदाहरण और दे देती हूँ इसके, आप पहले इनको लिख लें। ठीक है, फिर और उदाहरण देती हूँ मैं इसके। लिख लिया होगा आपने, यही लिख देती हूँ एक दो उदाहरण और। एक अभिषेक शब्द होता है, अभिषेक, अभिषेक। ठीक है, अभिषेक। और एक और शब्द होता है निषाद, निषाद शब्द होता है एक। ये इसी नियम के अंतर्गत आने वाले शब्द लिख रही हूं मैं। अभिषेक का अगर आपको विच्छेद करना पड़े, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रही हूं यहां से, ये लिख लिया होगा आपने। अभिषेक शब्द में श आया है, कौन सा? मूर्धन्य श। तो आप समझ जाना ये मूर्धन्य श जो है पहले क्या था? दंत्य स था। तो इसका जो विच्छेद बनेगा सही वो बनेगा अभि शब्द और प्लस में सेक शब्द। अभी प्लस में सेक, प्लस से पहले स्वर क्या है? ई है, और स्वर के बाद सामने से क्या मिला उसको? दंत्य स मिला, तो संधि का नियम लागू हो गया। दंत्य स किस में कन्वर्ट हो गया? ये मूर्धन्य श में, और शब्द तैयार हो गया अभिषेक। ऐसे ही निषाद शब्द है, निशा जमा में शाद भी मिलेगा आपको ऑप्शन, लेकिन और निशा जमा में आदमी मिलेगा आपको। लेकिन जिन स्टूडेंट को नियम अच्छे से याद है ना, वो कोई गलती नहीं करने वाले। ठीक है, तो नी प्लस में साद शब्द है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूं। नी प्लस में शब्द रहेगा हमारे पास साद, स दंत। नी प्लस में साद। जब इस न के ई को अपने सामने से दंत्य स दिखा, तभी क्या हो गया? ये नियम लागू हो गया, और ये जो स था ये कन्वर्ट किस में हो गया भाई? मूर्धन्य श में कन्वर्ट होकर के शब्द हमारे पास निषाद बना। इसको लिखे, फिर अगले नियम पे चलते हैं। हाँ जी, अगले नियम को लिखते हैं, पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है? यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु या क्री धातु से बना कोई शब्द आए, या क्री धातु से बना कोई शब्द आए, कोई शब्द आए, तो
सम के म का परिवर्तन, सम के म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। पहला चेंज तो ये होगा कि सम के म का जो है अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा यदि सम के सामने क्री या क्री धातु से बना कोई शब्द हो। दूसरा चेंज क्या होगा, यहां पर और यहां पर और यहां बीच में दंत्य स का, दंत्य स का आगम हो जाएगा, आगम हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, शब्द है संस्कृत, शब्द है जैसे संस्कृत, तो इसकी पहचान कैसे करोगे? अनुस्वार का नियम तो एक पहले भी पढ़ा हमने, लेकिन इसकी पहचान है जो बिंदी है ना, बिंदी के एकदम बाद ये दंत्य स हमें आधा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो दंत्य स है ना, इसका बाद में आगम हुआ है जब संधि हो गई है। जब संधि नहीं थी तो ये बिंदी किस में बदली हुई थी? म में। म कैसा? हलंत। तो वैसे ही बना देंगे फिर इसका विच्छेद, सम में म कर देंगे हलंत और जमा कर देंगे कृत शब्द। याद रखना आपको वहां ऑप्शन में सकृत शब्द भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं लगाना है क्योंकि स का तो बाद में आगम होगा ना जब संधि हो जाएगी, लिखा है मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना। संस्कृत। एक और उदाहरण, संस्कार शब्द, संस्कार, संस्कार का विच्छेद सम प्लस में कार, सकार जरूर मिलेगा ऑप्शन में, और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सकार देखने में सही लग रहा होता है तो सकार को लगाते हैं। सकार नहीं लगाना, क्योंकि बिंदी के बाद स का आगम तब होगा जब ये प्लस का साइन हट जाएगा, संधि हो जाएगी। क्योंकि नियम क्या कहता है, हलंत म को सामने से क दिखना चाहिए तभी तो संधि होगी। अगर सकार कर देंगे तो म को तो सामने से स दिखेगा, तो नियम ही नहीं लागू होगा फिर वहां, ठीक है। तो इस बात पर आप ध्यान करेंगे, नियम को ध्यान से पढ़ना है। तो ये हमारी व्यंजन संधि थी। उम्मीद करती हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम जो शुरुआत करेंगे वो विसर्ग संधि की करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।